हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम शिवम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। दोस्तों, एक बार फिर से माफ़ करना, कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई। एक तो बारिश, ऊपर से बुखार। ठीक है, तो मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं क्या हो रहा है, बुखार इन दिनों मेरे को बड़ा होते जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है हमने लाया हुआ है, इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स। 25 MCQs होंगे। और एक चीज़ याद रखना, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स होंगी ना, इनके ऊपर 2 वीडियोस आएंगी। एक आज की, एक जो हमारी नेक्स्ट इसके बाद होगी, जो कल आएगी। टोटल हमने 50 क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स के कवर करने हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया ही था पिछली वीडियो में कि जो लगेगा हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा करवाया जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता है कि कितने ज़रूरी हैं ये। अगर आपका पॉलिटी फेवरेट सब्जेक्ट है, यहाँ तंग भी करता है, तो आपको पता है फंडामेंटल राइट्स तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। उसको करने से पहले थोड़ा आपको ऊपर से जो जानने की जरूरत है वो आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है। हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एक बार मैं देख लूं क्या ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है या नहीं देख रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं वो बताइए मुझे। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे हमें राइट्स मिले हुए हैं, हम भारतीय नागरिकों को ऐसे राइट्स मिले हुए हैं जिसके लिए सरकार भी आपको कभी तंग नहीं कर सकती है। अगर कुछ भी सरकार ऐसा कोई लॉ बनाती है जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल तभी इनका नाम रखा हुआ है। ये आपके बेसिक अधिकार हैं जो आपको जन्म होते ही, भारत में जब आपका जन्म होगा वैसे ही आपको ये फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से गारंटी हो जाते हैं और ये आपसे छीने नहीं जा सकते हैं, एक्सेप्ट जब इमरजेंसी होगी। जब हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ड्यू टू वॉर, यानी कि जब आर्टिकल 352 लगाया जाएगा, खाली इसी टाइम आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो छीने जाते हैं। उसके अलावा कभी भी फंडामेंटल राइट्स आपके छीने नहीं जाएंगे। ये आर्टिकल 352 आपको पता ही है, प्रेसिडेंट के द्वारा लगा जाता है और इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है। उसके अलावा जो 2 और आर्टिकल्स आते हैं जो हमारे इसके साथ डील करते हैं इमरजेंसी के साथ, वो होते हैं आर्टिकल 356 और 360। ये हो गया हमारा स्टेट इमरजेंसी, ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जब दोनों आर्टिकल लगते हैं हमारे इंडिया में या किसी स्पेसिफिक पार्ट में, तब आपके फंडामेंटल राइट्स तब भी आपसे छीने नहीं जाएंगे। बट खाली आर्टिकल 352 के तहत आपके फंडामेंटल राइट्स जो है छीने जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको पता चल गया ना कि क्या होते हैं। आपके बेसिक अधिकार हैं जो खाली इमरजेंसी के दौरान आपके खत्म होंगे। और ये डील किसके साथ करते हैं, हमारे आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 35 से लेकर 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। और एक चीज और याद रखना, इसको कहा जाता है मग्नकर्ता ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मग्नकर्ता ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आगे सोर्स आता है इसका यूएस से। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से तरह के हैं। पहले एक चीज याद रख लेना, 12 और 13 जो आर्टिकल है, पहले 12 आर्टिकल जो है इसका डील करता है टाइटल के साथ कि हमारा जो ये पूरा फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 है, ये है क्या। तो वो 13 आर्टिकल हमारा 12 आ जाएगा हमारा इसके साथ टाइटल्स के साथ। तो 13 आर्टिकल जो है वो डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट को हिदायत दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि आपने कोई भी ऐसी तरह का लॉ नहीं लाना जिससे फंडामेंटल राइट्स जो है किसी के छीने जाएं, एक्सेप्ट इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के अलावा और कुछ भी तरह से हमारे पार्लियामेंट जो है नहीं छीन सकता है फंडामेंटल राइट्स। पूरी तरह से उनको क्या है, गाइडेंस दे दी है कि आपने इनके जो लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, वो नहीं छीने जा सकते आपसे। ठीक है, चलिए कौन कौन से तरह के फंडामेंटल राइट्स आएंगे हमारे। सबसे पहले आएगा राइट टू इक्वालिटी, फिर आएगा राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी हमारा डील करेगा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जिसमें से 2 आर्टिकल्स बड़े ही जरूरी हैं। एक आता है 17 और 18। जो हमारा 17 आर्टिकल है ये करता है एबॉलिशन ऑफ, मैं पहले लिख लेता हूं फिर साइड हो जाऊंगा, आपको चाहे तब दिखेगा ये, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो हमारा 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 कहता है
एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी हमारी लंबी जाए, बट ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखिए आर्टिकल 17 और 18 क्या कहता है राइट टू इक्वालिटी में। सबसे पहले तो आपने किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, अगर करते हो तो आपके खिलाफ केस हो सकता है, ठीक है। फिर 18 आर्टिकल कहता है कि किसी भी तरह से टाइटल्स आपको नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में आपको पता, उनके नाम के आगे मास्टर ब्लास्टर कभी कभी बोलते हैं लोग, तो वो मास्टर ब्लास्टर जो है वो खुद अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। बट एक एक्सेप्शन ये आ जाती है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है कि अगर आपने कोई टाइटल को अचीव किया, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी आपकी या मिलिट्री क्वालिफिकेशन होगी, वो आपसे कोई छीने निगाह नहीं, वो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। जैसे डॉक्टर अगर आपने पढ़ाई करके बने हो तो फिर आपके नाम के आगे लगाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ब्रिगेडियर आपके नाम के आगे लगाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। भारत विभूषण, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण वगैरह, ये नाम अपने आगे आप लगा सकते हो जब आपने इसको अचीव किया होगा। उसके अलावा आप कोई भी नाम या टाइटल अपने आगे नहीं लगा सकते, और गवर्नमेंट की भी आपको जो है टाइटल नहीं देगी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। 19 से लेकर 22 तक आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो। ये सब जो है हमें राइट टू फ्रीडम में आते हैं। फिर राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स लेबर और बेगार आपके साथ नहीं कोई करवा सकता, या आपका जो है वो नहीं कर सकते, आपसे क्या कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। हमें पूरी तरह से हक मिला हुआ है, अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो आप उसको सजा दिलवा सकते हो। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आपको कुछ छूट मिली है, कुछ फ्रीडम्स मिली हैं। जैसे आप अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला सकते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ कर रहा है, आप किसी भी तरह से किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो। फिर आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। जब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब थे 7 तरह के, तभी मैंने यहां पे 7 टाइप्स लिखा हुआ है। बट आज के टाइम पे जो है ये घट के हो गए हुए हैं 6, क्योंकि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये हमने हटा दिया हुआ है। 1978 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी, ठीक है, 1978 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें हमने इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था, और इसकी जगह जो है हमने इसको लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के थ्रू, ठीक है। ये इसलिए हटाया गया क्योंकि पहले आपको पता ही है, जब डेवलपमेंट करने की बारी आती थी तो लोगों के पास जगहें जो होती थी, जो ज़मींदार वगैरह होते थे, वो जगह जो है डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को नहीं देते थे, तो इसकी वजह से इसको लीगल राइट को हटाना पड़ा। उसकी जगह राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाना पड़ा, और उसकी जगह इसको क्या कर दिया हमने, लीगल राइट बना दिया। फिर लास्ट आता हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सबसे ज़रूरी आर्टिकल है। इसके बारे में जब कोई क्वेश्चन आएगा आगे मैं बताऊंगा आपको, चलो अभी बता देता हूं। जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 के बारे में याद रखना, इसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नोट कर लीजिए आप, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा ये है कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए एक राइट लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए एक राइट लाया गया है जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है, और इसमें क्या होता है, कोर्ट्स के पास पावर है, कोर्ट्स के पास पूरी तरह से पावर है, चाहे वो हाई कोर्ट होगी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट होगी, उनके पास पावर है कि वो किसी भी तरह से रिट लगा सकते हैं। 5 तरह की हमारे जो है रिट्स हैं हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में आती है। पहले आएगी हिबियस कॉर्पस, फिर आएगी मैंडेमस, फिर क्यू वारंटो, फिर सैरिटोरी, फिर आएगी प्रोहिबिशन, ठीक है। ये 5 तरह की रिट्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर या आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं। इसके थ्रू क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगाएगी आर्टिकल 32 के अंडर, और जो हमारी हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत लगाएगी। पहले क्या होता था, जो 2 तरह की खाली हाई कोर्ट्स थी, बॉम्बे और मद्रास की। बॉम्बे और मद्रास की खाली हाई कोर्ट जो है, ये नोट करते जाना, बड़े ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं ये।
बॉम्बे और मद्रास की जो है खाली ये 2 हाई कोर्ट्स ही रिट्स लगा सकती थी, ये 5 तरह की। बट उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 226 लाया गया जिसके तहत सारी तरह की हाई कोर्ट्स को पावर दे दी गई कि आप जो है रिट्स लगाओ किसी भी बॉडी के ऊपर, चाहे अपनी जुडिशियल बॉडी होगी चाहे जैसी मर्जी हो। हिबियस कॉर्पस का मतलब हो गया पूरी तरह से टू हैव द बॉडी, ठीक है। फिर क्यू वारंटो का हो गया टू व्हाट अथॉरिटी, सेडिटोरी का टू बी सर्टिफाइड, प्रोहिबिशन का हो गया मतलब उनको लोअर अथॉरिटीज को जो है प्रोहिबिट करना। मैंडेमस का मतलब हुआ वी कमांड, ये हो गया टू हैव द बॉडी। ये चीजें लिखते जाओ, सारी जरूरी हैं। और आपको पता भी होगा 2000 अभी जो रिसेंटली 2021 का जो केएस का एग्जाम हुआ था वहां के भी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 32 के तहत। क्यू वारंटो का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। ये आएगा टू बी सर्टिफाइड, लोअर कोर्ट्स को सर्टिफाई किया जाता है कि आपका केस जो है ये जो आप कर रहे हो ये आपकी जुरिसडिक्शन के बाहर हो रहा है, तो इनको प्रोहिबिट किया जाता है उसके तहत। छोटी कोर्ट्स को जो है लोअर कोर्ट्स को प्रोहिबिट किया जाता है प्रोहिबिशन के तहत, ठीक है। चलिए अब आगे, चलिए अब आज का श्रीक रेंज करते हैं और हमारे जो 25 क्वेश्चन है वो करते हैं लास्ट में। ये तो आपने बताना ही है कि कितने रहे आपके सही, और ये भी बता देना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। हमारी तो पूरी तरह से कोशिश है जितना भी आपको बेनिफिट पहुंच सके हम पहुंचाएं, ठीक है। चलिए देखिए अब, द राइट विच इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। चलो क्वेश्चन देख लिया, एक और चीज याद आ गई, वो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो खाली हमारे पास सिटीजन्स के पास हैं या भारतीय नागरिकों के पास हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, पूरी तरह से ठीक है। राइट टू फ्रीडम ही आता है, आप किसी भी तरह से घर ले सकते हो, प्रॉपर्टी कहीं पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी जाके रह सकते हो, ठीक है। फ्रीडम टू मूव, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये हमारा नहीं है, ये सिटीजन को नहीं दिया गया, फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं वहां पे फोर्थ भी करके आएंगे, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। एक चीज तो ये आ गई। दूसरा मैंने आपको बताया ये पावर है हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास रिट्स लगाने के लिए। इसका मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है चाहे ये फंडामेंटल राइट है बट ये हमारे लिए नहीं आएगा, ठीक है, सिटीजन्स के लिए नहीं आएगा। तो ये पहले 3 तो पूरी तरह से आएंगे, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, पहले आपको ये बता देता हूं, हमारे इंडिया में 2 तरह के लोग हैं, एक तो आगे एलियंस, दूसरे आगे भारत के सिटीजन्स। तो जो सिटीजन्स हैं मतलब जो एलियंस हैं जिनको वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो जो नहीं मिलते हैं वो आता है हमारा 15, 16, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये चीज नोट कर लेना, बड़ी जरूरी है ये, ठीक है। ये यहां पे अलग से ही लिख देता हूं मैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमें एलियंस को नहीं दिए हैं, ठीक है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये आ गया। 15 में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स वगैरह जो भी होगा। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती एलियंस को। फिर 19 में क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप किसी भी तरह की स्पीच या एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, ये एलियंस के लिए। फिर उसके बाद आएगा कल्चरल और एजुकेशनल राइट, ठीक है। ये 5 तरह के आर्टिकल्स याद कर लेना, ये एलियंस को नहीं मिलते हैं, मतलब कि जो बाहर के लोग यहाँ पे आके रह रहे होंगे उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे, द राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन क्या क्या प्रोहिबिट करता है बताइए, इसका क्या आंसर होगा। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। बेगार, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल ठीक है, मतलब बच्चों का भी जो आपने वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं करवाना है 14 साल की एज के नीचे तक। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अब आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज ए स्पेशल फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? बताइए इसका क्या आंसर होगा। फंडामेंटल राइट्स आर मोर सैक्रोसेंट देन राइट्स ग्रांटेड बाय द ऑनरी लॉज। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है ऑर्डिनरी लॉ से। फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि जो आपके रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं वहां पे आर्टिकल 352 के तहत, इमरजेंसी के तहत ये यहाँ तो सस्पेंड किए जा सकते हैं या आपके रिस्ट्रिक्ट भी किए जा सकते हैं, पूरी तरह से है। ये चाहे आपसे छीने नहीं जाएंगे, खाली एक उसमें छीने जाएंगे, बट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइएबल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ये जस्टिफाइएबल होते हैं। इसका मतलब आप इसके लिए कोर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है, जब आपसे ये फंडामेंटल राइट्स छीने जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में पूरी तरह से जा सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, तो आप अपना यहाँ पे इंटरवेन कीजिए और सरकार को इसके खिलाफ क्या कीजिए, फटकार लगाइए। तो ये तीनों बिल्कुल सही होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। चलिए अब आगे। Which of the following are not fundamental rights under the Constitution of India? Or not? बताइए क्या आंसर होगा इसका। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, राइट टू वर्क। मतलब कि सरकार आपको काम दे इतनी गारंटी नहीं है, बट ये है कि आपको पे मिलेगी अगर काम कर रहे हो आप। इसमें फोर्स लेबर वगैरह नहीं करवा सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, राइट टू एजुकेशन। पूरी तरह से ये तीनों में आता है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप किसी भी तरह से एसोसिएशन बना सकते हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी पूरी तरह से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। चलिए आगे। अब इधर हमने जो है मैच द फॉलोइंग करना है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ठीक है। राइट ऑफ ए पर्सन अंडर डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, ये भी ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, ये भी ठीक आएगा। तो ये तो आपको पता ही है 32 आर्टिकल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 इसका फिफ्थ का जो है ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए अब आगे। Which of the following are covered under the fundamental rights in the Constitution of India? Prohibition of trafficking in human beings and forced labor। ठीक है, फोर्स लेबर ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डियस फैक्ट्री, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 14 साल तक की उम्र तक जो बच्चे होते हैं ना, ये कभी भी किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक होगा। चलिए अब आगे। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, पूरी तरह से ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आएगा ये, तो इसका थर्ड भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 जो हैं इसके बिल्कुल ठीक आंसर होंगे। चलिए अब आगे। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। इसका मतलब यह है कि इन्होंने पूछा है कि नॉन सिटीजन जो एलियंस होंगे उनके लिए क्या क्या अवेलेबल होगा। देखिए क्या होगा यहां पे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया था, खाली ये जो है यहां पे इनको नहीं अवेलेबल होगा, उसके अलावा 1, 2 एंड 3 और 1, 2 एंड 4 जो है अवेलेबल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू, बताइए 8th का क्या आंसर होगा। नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन, और जिनके ऊपर पीएसए लगा होगा,
ठीक है, जिनके ऊपर पीएसए, मतलब जो ये आतंकी होते हैं, अगर उनके ऊपर पीएसए लगाया जाता तो उनको नॉन वेलेबल वारंट मतलब जो उनके खिलाफ मतलब बेल नहीं ना मिलती है उनको, तो इसका एनिमी एलियन होगा और ये भी होगा। फॉरेनर्स को पूरी तरह से मिल सकता है, मतलब फॉरेनर्स को मिलता है, हमें जो है प्रोटेक्शन मिलती है फॉरेनर्स को, ये भी मिलता है उनको। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 और 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए अब आगे। 9th, द राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स और इंक्लूड्स, 9th का बताइए क्या आंसर होगा। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये गलत होगा। टेकिंग आउट फाइल्स फ्रॉम ऑफिस, ये गलत होगा। टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ फाइल्स, ये भी आ सकता है इसमें। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन टेप्स, ये भी ठीक है। तो इसका 9th का क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 3 एंड 4 इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1, 3 एंड 4 ऑप्शन जो होंगे 9th क्वेश्चन के बिल्कुल ठीक आएंगे। एक बार मैं साइड में होके देखता हूँ, मतलब साइड हो जाता हूँ, तो फिर आप देखिए इसको ध्यान से कि क्या ये मैंने ठीक किया है। ऑप्शन 9th क्वेश्चन का जो है 9th का ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। बी तो नहीं आएगा, टेकिंग आउट फाइल्स फ्रॉम एनी ऑफिस, ये नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अब आगे। राइट टू एजुकेशन 2002 में जो लाया गया, विच वॉज इंट्रोड्यूस टू हेल्प विद द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी ही मिलनी है। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है, और हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। ठीक है, अलग अलग जगह इनका अलग अलग थोड़ा मतलब हो जाता है। कहीं पे ये फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे ये है कि बच्चे, जिसके बच्चे होंगे उनको यहाँ से वंचित नहीं किया जा सकता। इनकी जो बेसिक वहाँ पे एजुकेशन है, इससे इनको वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी में यह माँ बाप का अपना कर्तव्य है कि बच्चों को फ्री या एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 14 साल तक कम से कम जो है दिलवानी ही दिलवानी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। The right to make laws to give effect to certain specified fundamental rights rests with। यूनियन लेजिस्लेचर, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, यूनियन लेजिस्लेचर। और मुझे माफ करना, मैंने 2 आपको और नहीं बताए थे, पहले वहां पे 32 तक बताया ना, उसके बाद 2 और आते हैं हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बीच में आप लिख लेना। ठीक है, या वहां पे लिख लीजिए आर्टिकल 33 और 34। आर्टिकल 33 आएगा, 34 आएगा और 35, ये मैंने आपको बताया नहीं। आर्टिकल 33 जो है हमें पूरी तरह से डील करता है फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस या पुलिस हो गया, या हमारे आईएएस आईपीएस वगैरह हो गए। इसमें क्या है, आर्टिकल 33 के तहत जो है हमारे जो जितने भी बेल्ट फोर्सेस होंगे, चाहे पुलिस आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, या जो भी हमारी स्पेशल एजेंसीज जो होती हैं, या आर्मी होगी, इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया हुआ है। जैसे ये मतलब कोई अपनी एसोसिएशन नहीं बना पाएंगे, कुछ जो है बोल नहीं सकते हैं, ये पूरी तरह से हमारा आर्टिकल 33 आता है। 32 तक बताया था ना, तो 34 जो है हमारा मार्शल लॉ के साथ डील करता है, मार्शल लॉ के साथ डील करता है। और हमारा आर्टिकल 35 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट को पूरी तरह से पावर देता है कि किसी के पास किसी भी तरह से आप जो है फंडामेंटल राइट नए नए ला सकते हो। एक तो आया था हमारा 13 आर्टिकल, जिसमें पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप इसके बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ ना करोगे, और इसके साथ पार्लियामेंट जो है किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स ला सकती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना वहां पे। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए जो है यूनियन लेजिस्लेचर, यहाँ पे पावर है, मतलब कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है, किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। चलें अब आगे।
फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, इसका क्या आंसर होगा बताइए, 12th का क्या आंसर होगा? क्या हो गया, चलिए बताइए 12th का क्या आंसर है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं होगा ऐसा। स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके बारे में पूरी तरह से जो है नहीं बताया गया। बट हमारा जो फंडामेंटल राइट है जिसमें आप किसी भी तरह से स्पीच और एक्सप्रेशन दे सकते हो ना, तो वहां से जो है फ्रीडम हमारी प्रेस को भी मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। चलिए अब आगे, विच आर द फॉलोइंग आर इंस्टेंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? A person was detained by security forces while going for casting vote in parliamentary election। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है उस समय छीने गए, मतलब जो है ये इसके फंडामेंटल राइट्स जो है उस समय वायलेट हो रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक आएगा। A person or civilian was killed by the army while undertaking a combing operation। मतलब मार्शियल लॉ की अगर बात छोड़ दें, अगर वहाँ पे कोई ऑपरेशन चल रहा था उस समय भी अगर उसके जो फंडामेंटल राइट्स अगर उसकी जो है डेथ हो जाती है, वो भी एक तरह का जो है उसका मतलब फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। ये दोनों तरह से एक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स उधर छीने जा रहे हैं, तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहां पे। चलिए अब आगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे इनके जो आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को जो है कर्व किया जाता है या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा? आर्टिकल 33 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आर्टिकल हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे आर्म फोर्सेस के रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, आर्टिकल 33, ठीक है। आर्टिकल 33 के तहत जो है इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनको लगाई जाती है, क्योंकि ये देखो ना उस समय आम नागरिक तो रहे नहीं है, ये यूनियन या एग्जीक्यूटिव के पार्ट बन जाते हैं पूरी तरह से। फिर जो है इनके फंडामेंटल राइट्स कुछ जो है इनसे छीने जाते हैं, फिर जिससे ये ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर आएगा। 60th का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स और ऑर्डर्स ऑफ द, जो 5 तरह की हमने रिट्स की थी उसके हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी क्वैश? सैरिटोरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर देती है या उनको बताती है कि जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, जो उनके ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से क्वैश किए जा रहे हैं, तो उनको पहले जो है सर्टिफाई किया जाता है सैरिटोरी के थ्रू, ठीक है। चलिए अब आगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 के तहत हमारी जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने क्या किया था, ये फंडामेंटल राइट्स में से ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है पूरी तरह से निकाल दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट। चलिए आगे 18th क्वेश्चन देखते हैं।
इन्होंने यहां पे क्या पूछा हुआ है कि पॉलिटिकल राइट, उसमें इनमें से कौन सी चीज नहीं आती है। ठीक है, राइट टू वोट तो आपके पास होगा, राइट टू काउंटेड इलेक्शन ये भी होगा, ये भी होगा, राइट टू लॉन्च कंप्लेंट विद द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका बी ऑप्शन आंसर होगा, राइट टू लाइफ हमारा पॉलिटिकल राइट में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आगे। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम द एक्सीडिंग। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका पहला ऑप्शन ही ठीक निकल गया। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ठीक है, 19th का ऑप्शन नंबर ए आएगा कि ये इंफीरियर कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होती है, वो अपनी इंफीरियर कोर्ट्स को क्या करती है, उनकी जुरिडिक्शन से बाहर जब वो काम करते हैं तो वहां पे उनको रोकती है। ठीक है, चलिए अब आगे, चलिए आगे। 20th का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 21 आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पे इनको पूरी तरह से मिलती हैं। राइट अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एलियन, ठीक है, ये आएगा इसका। सिटीजन एज वेल एलियंस ये भी आएगा, ये भी ठीक है। कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव, ये भी ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी के साथ, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एंड 4 20th का जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए अब आगे, चलो लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इनके। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये पहले भी आपको बताया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी वो। और 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 और 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, उसके तहत ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, विच फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू, किनको फंडामेंटल राइट ना ही दिए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 22 का जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, पॉलिटिकल सफरर्स। ठीक है, पॉलिटिकल सफरर्स जो होंगे उनको ये नहीं दिया जाते हमारे फंडामेंटल राइट्स। उसके अलावा ये तीनों बैंकरप्ट पर्सन्स के पास भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, केस तो वो लड़ ही पाएंगे ना। एलियंस को भी मिलते हैं, इनको भी मिलते हैं, बट एलियंस की एक्सेप्शन आपको बताई थी, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं नहीं मिलते हैं इनको। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर डी जुडिशरी। जुडिशरी ही जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी गार्डियन है फंडामेंटल राइट की, और हाई कोर्ट हमारी स्टेट वाइज, अगर स्टेट में हमने केस करना है गवर्नमेंट के ऊपर तो हम जो है हाई कोर्ट के पास जाते हैं, बट फाइनल अथॉरिटी तो है ही है ना हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट। The citizen of India do not have which of the following fundamental right? The right to acquire, hold and dispose property. ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आएगा, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए अब आगे। The fundamental rights in India Constitution primarily acts as a limitation upon the powers of एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स किनके ऊपर वो आते हैं? ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर हमारी जो है लिमिटेशन आती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके कोई ऐसा लॉ आया जिसमें वो आपके फंडामेंटल राइट्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर फटकार लगा सकती है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारा जो है आज का सेशन खत्म होता है फंडामेंटल राइट्स का। आपको पता ही है 25 आज की सीरीज हमने की है, तो कल जो आएगी उसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे।
ठीक है, तो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का कुछ छूटा हुआ है वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक आपको पूरे आर्टिकल हमने बता दिए हैं। तो लास्ट में कमेंट सेक्शन पे ये ज़रूर बताना आपकी स्कोरिंग क्या रही, क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर बेनिफिशियल थी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी को जो है बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए आप।